तो डी स्टूडेंट्स, फ्लक्स को अच्छे से पढ़ लेने के बाद चलिए अब पढ़ते हैं गॉस लॉ। स्टूडेंट्स, गॉस लॉ कैसे काम करता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे, बट उससे पहले आपको तो पता ही है कि फ्लक्स वहाँ पे होता है जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एक साथ एक ही जगह पे आ जाए तो वहाँ पे फ्लक्स बनता ही बनता है। अब इमेजिन कीजिए कि एक बंद क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज को रखा हुआ है। अब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया जब लिंक होंगे तो फ्लक्स तो बनेगा। अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रख दूं तो इस क्लोज सरफेस के आप देख सकते हैं 6 फेसेस हैं। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलेंगी तो वो 6 फेसेस के साथ लिंक करेंगी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स बनेगा ही बनेगा। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई 6 यहाँ पे 6 फेसेस के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है, वो टोटल फ्लक्स निकालो, तो आप पहले ये सामने वाले सरफेस का फ्लक्स निकालोगे, +2 +3 +4 प्लस फ्लक्स लिंकिंग विद 5th सरफेस प्लस फ्लक्स लिंकिंग विद 6th सरफेस, और हर एक फ्लक्स की वैल्यू आप वो वाला फॉर्मूला डाल के कैलकुलेट करोगे E.A। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस बन जाएगा। गॉस लॉ हमारी हेल्प करता है। गॉस लॉ कहता है, ध्यान से सुनना, कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के अगर अंदर चार्ज आ जाए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस, ये स्फेयर है, इसके अंदर चार्ज रख दी है, उसकी वजह से जितना भी फ्लक्स बन रहा है, जो टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा है, वो किसके बराबर होगा? जितना भी चार्ज आपने अंदर रखा है उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट के साथ। और यही तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट है। It states that the total flux linking due to charge placed inside the closed surface is equal to 1 upon epsilon times the total charge. टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। ये देखो जी, कितनी आसान इसने हमारी कैलकुलेशन में हेल्प कर दी। ये इतना बड़ा प्रोसीजर लगाने से अच्छा ये छोटा सा एक ही स्टेप में क्वेश्चन खत्म कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं गॉस लॉ का प्रूफ। गॉस लॉ में आपने ऑब्वियसली यही प्रूफ करना है, इंटीग्रेशन E.ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, जो आपने लिखा हुआ आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम ई वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम ds वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, फिर तीसरे स्टेप में क्या कर देंगे, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक जैसे यहाँ पे दिया है, और लास्ट 4th स्टेप में हमने इंटीग्रेशन कर देनी है, जो भी हमारा बचा होगा उसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये 4 स्टेप लगाने हैं। हाँ, तो नई चीज़ जो यहाँ पे आई है, क्लोज्ड इंटेग्रल होता है कि कहीं पे भी क्लोज सरफेस हो उसके लिए हम क्लोज्ड इंटेग्रल लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम डायग्राम में क्या करेंगे, यही आपका क्लोज सरफेस एक लिया, उसके अंदर हमने चार्ज को रखा, ये चार्ज अंदर रखा है। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया S है, मैंने इतने बड़े सरफेस एरिया S को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, ds, उनमें से कोई एक छोटा सा एरिया लिया ds। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने एरिया पढ़ा तो आपको पता होगा एरिया की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो ये जो ds, ये जो एरिया होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये ds वेक्टर बता रहा है, और ये जो वेक्टर होगा ये आगे किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बराबर होगा, राइट। अच्छा, तो इसी चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वैसे तो हर जगह बनेगी, बट ठीक इसी पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक, ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस r है। तो हम क्योंकि एक क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर बनेगा। और वो कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो हमारे पास ऐसे करके ये 2 वेक्टर्स बने। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 2 वेक्टर्स आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वेक्टर है, ये उसका मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकालनी है तो उसके पास क्या होता है जी, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, राइट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, क्यू चार्ज अंदर रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, डिवाइडेड बाय जिसकी वजह से बन रही है, और जहाँ पे निकाल रहे हैं ये स्फेयर का रेडियस r था, वो आ जाएगा r² r कैप। ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और ये r कैप वैसे का वैसे आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² r कैप। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। चलिए अब सेकंड स्टेप, ds की वैल्यू निकालनी है। तो ds भी किसके बराबर होगा, कोई भी जो वेक्टर होता है उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो
डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीट्यूड होता है उसको तो मैं स्केलर फॉर्म पे ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, खाली ds, और ये आ गया dr। तो बहुत सेकंड स्टेप तो बहुत इजी था, ये ds वेक्टर की भी वैल्यू निकल गई। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गए, a भी निकल गया, d भी निकल गया। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, e डॉट ds करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हम एक चीज याद रखेंगे, जब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट तो दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में होता है ना, हम ये जो स्केलर पार्ट है इसको साइड पे रख लेंगे, वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है वो आर कैप और डी आर कैप के बीच में अलग से कर देंगे। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो तीसरा लगाने जा रहा हूं मैं, वो मैं करने जा रहा हूं ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। जब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करना है तो ये स्केलर पार्ट में अलग लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी एस, ये स्केलर पार्ट मैंने अलग से लिख दिया। और जो डॉट प्रोडक्ट करना है वो इन दोनों के बीच में कर देता हूं, आर कैप डॉट डी आर कैप। ठीक है जी। अब देखिए आपको तो आगे करने से पहले ये तो याद ही होगा कि ए डॉट बी क्या होता था, ए डॉट बी होता था ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये, और इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होता था वो ये थीटा होता था। तो यहां पे यही स्टेप मैं यहां पे इसको आगे प्रोसीड करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना कि अपना ई डॉट डी आर ये वैसे का वैसे आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये ds की जगह ds। अब देखते हैं यही वाला मैं यहां पे करने जा रहा हूं, ये a डॉट बी, पहले a का मैग्नीट्यूड फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच के एंगल। अब मैं करने जा रहा हूं इसका मैग्नीट्यूड ये, फिर dr का भी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, dr का भी मैग्नीट्यूड यूनिटी, और इन दोनों के बीच का एंगल। डियर स्टूडेंट्स देखिए यहां पे इस डायग्राम पे ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और एरिया के वेक्टर, ये दोनों एसेंशियली पैरेलल आ रहे थे, तो उनके बीच में एंगल तो 0 डिग्री होगा। तो ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच का कॉस थीटा कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 भी 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 1 आ रही है। तो फाइनली हमारे पास जो ई डॉट डी एस आ गया वो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। अच्छा, अब हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है जी, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो चलिए अब इसको ये स्टेप होने के बाद अब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दूंगा। जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा यहाँ पे ई डॉट डी एस, और जब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी, ये मैं पहले ही एक स्टेप में पहले ही सारा बाहर निकाल देता हूँ, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन डी एस। अब डी स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन डी एस, ये जो आपके पास स्फीयर था, आपने इसको ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया एस था, आपने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया था, डी एस डी एस डी एस। अब बताइए कि जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं डी एस, जितने भी छोटे छोटे टुकड़े उनको वापस ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वापस आपको सरफेस एरिया एस नहीं मिल जाएगा। तो यहां पे भी वही होगा नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह एस आ जाएगा। एस क्या है, ये जो आपने लिया था इसका सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया तो आपको पता ही है कितना होता है, ये आ जाएगा जी ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एस की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया यही होता है। आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, तो देखिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस किसके बराबर आ गया, ये आ गया जी 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और, ये जब आपने ऑल द वे इंटीग्रेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि क्लोज सरफेस की इंटीग्रेशन है तो मैं यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका गॉस लॉ का प्रूफ।